आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 11th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण मीन्स सोशलाइजेशन। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से ही होता है, और सामाजिकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक व अभौतिक रूपों से परिचय कराती है, और सीखने की यह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है। समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो समाज में अपनी परिस्थिति या दर्जे के बोध और उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को हम सामाजिकरण के जरिए ही आत्मसात करते हैं। और सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक रूप से क्रियाशील बनाता है, और इसी के माध्यम से मनुष्य के अनुरूप आचरण करने का विवेक विकसित होता है, और इसके लिए व्यक्ति द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों का जो अभ्यंतरीकरण किया जाता है वह सामाजिकरण का ही रूप होता है, सोशलाइजेशन का ही रूप होता है। तो ये होता है हमारा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो हमारी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में हमारी जो भूमिका है वो है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, ये सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और इनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे की आयु एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बौद्धिक विकास भी संभव होता है। आरंभ में बच्चा केवल सरल संपत्तियों को सीखता है, मीन्स की जो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको सीखता है, और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और उसके साथ साथ ही बच्चों की बुद्धि मीन्स की इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है और आयु बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चा जटिल संपत्ति यानी कि जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी बच्चा सीख लेता है। तो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने जिस विधि को अपनाया वो है हमारी साक्षात्कार विधि। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो हमारी जो किशोरावस्था आप सभी जानते हो, जो हमारी 12 साल से जो 18 साल की एज होती है वो हमारी किशोरावस्था होती है। और प्रौढ़ावस्था हमारी जो 18 से ज्यादा की जो एज होती है वो हमारी प्रौढ़ावस्था होती है। और पूर्व बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था का एक पार्ट होता है, इसमें 30 महीने से लेके जो 5 वर्ष के बच्चे आते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में आती है, और जो बाल्यावस्था होती है वो हमारी 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं बाल्यावस्था के अंदर। तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की जिस अवस्था की ओर इंगित होती हैं वो होती है हमारी किशोरावस्था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? भाषा, विज्ञान, गणित, धर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरंभिक शिक्षा के बारे में। 6 वर्ष के पश्चात 11 या 12 वर्ष की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन या बाल शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन कहते हैं। और संसार के सभी प्रगतिशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। अतः कहीं 6 वर्ष के पश्चात और कहीं 7 वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा आरंभ की जाती है, जो प्राय 5 वर्षों तक चलती है। तत्पश्चात
बच्चे माध्यमिक शिक्षा में प्रविष्ट होते हैं और इसके पहले के शिक्षा के स्तर को शिशु शिक्षा कहते हैं। ये होती है हमारी आरंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या यूं कह लीजिए प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन या बाल शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन। तो बच्चे की आरंभ शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम जिस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वो होती है हमारी भाषा, मीन्स लैंग्वेज। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो एक अच्छे शिक्षक का उद्देश्य जो होना चाहिए वो होता हमारा जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों, परिवर्तनों का स्वागत करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, वातावरण के अनुकूल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियां, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है और इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षा दी जाती है, शिक्षण की जाती है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक या रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। ये होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, मीन्स की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप जो नहीं होना चाहिए वो होता है हमारा आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपना पहला सिद्धांत 1958 में दिया था और 1984 में द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने बच्चों के अंदर जो नैतिक विकास होता है उसको प्रस्तुत किया था। तो ये हमारे कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है वो होता हमारा दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा सा को वास पढ़ता है, वह ग्रस्त है डिस्केक्यूलिया से, एफेजिया से, डिस्लेक्सिया से, अग्नेपिया से। तो हमारी कक्षा में एक शिक्षार्थी स्टूडेंट 10 को नेट तथा सा को वास पढ़ता है तो वह ग्रस्त है डिस्लेक्सिया से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, डिस्लेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, और उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे और जिससे कि वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें, या उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो हमारी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं और वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। तो शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीखने के बारे में। सीखना मीन्स लर्निंग और साइकोलॉजी में कहें तो अधिगम। सीखना क्या होता है? हाउ टू लर्न चिल्ड्रन मीन्स कि बच्चे सीखते कैसे हैं? तो अनुभव द्वारा, अनुभव जो होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो बिहेवियर में जो चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं सीखना। या उनके अनुभव द्वारा कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान को अर्जित करते हैं और अपनी आदतों में परिवर्तन लाते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा किसी कार्य में निपुण हो जाते हैं, उसे कहते हैं सीखना। तो ये होता है हमारा सीखना, अधिगम, लर्निंग। तो सीखना से क्या तात्पर्य होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर ... उनका बीज बोता है। वातावरण, सामाजिकरण, भौतिक संरचना, अभिप्रेरणा। तो शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर ... उनका बीज बोता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिकरण। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक ज्ञान, संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर सामाजिकरण बीज बोता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीखने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो सीखने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है, वो करता है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को और सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में कि स्कैफोल्डिंग हमारी होती क्या है। स्कैफोल्डिंग मीन्स की हेल्प, सपोर्ट, बैलेंस या यूं कह लीजिए सामाजिक सहायता। तो किसी कार्य को करने में बालक की सहायता करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। मीन्स कि बच्चा जब कोई भी काम करता है या कोई भी नई चीज सीखता है तो वह किसी की मदद लेता है, जैसे कि पेरेंट्स की मदद हो या फिर टीचर की मदद हो या फिर अपने आसपास के लोगों की मदद हो या फिर किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन यानी कि कोई जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसकी हेल्प लेता है उस काम को करने में सीखने के लिए। तो उस मदद को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अस्थाई होती है, मीन्स कि वो टेम्परेरी होती है, स्थायी नहीं होती और धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ भी सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स कि जैसे ही बच्चा उस काम को सीख लेता है तो स्कैफोल्डिंग की नीड खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये होती है हमारी स्कैफोल्डिंग, मीन्स की सामाजिक सहायता, हेल्प, सपोर्ट, बैलेंस। तो सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग और वास्तविक तथा सतत आंकलन की व्यवस्था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समावेशी कक्षा शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा कक्षा एक शिक्षण प्रणाली है, मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग एक सामान्य छात्र और विशेष बालक जैसे कि विकलांग या मंदबुद्धि बालक हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जो बिल्कुल फिट है और एक विकलांग बच्चा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे की अलग स्कूल में पढ़ाया जाए और अलग टीचर दिए जाए उसे, और जो सामान्य मतलब कि जो नॉर्मल बच्चा है उसे अलग पढ़ाया जाए, उसे अलग शिक्षा दी जाए। तो ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, वो है हमारी ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता, अभिसारी वैधता। तो किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थी में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है वो कहलाती है हमारी अभिसारी वैधता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिसारी वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मीन्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन्होंने ये सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्था में हुए परिवर्तनों को खोजा, और इसलिए इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं हम संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में। ये होती है हमारी जन्म से जो 2 वर्ष की एज होती है वो हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था में आती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 2 से जो 7 वर्ष की एज होती है वो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये होती है हमारी 11 वर्ष से जो ज्यादा की एज होती है हमारी वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 7 से 11 वर्ष की एज। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की जिस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है वो होती हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है तथा व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स, स्कीमा। तो जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है तथा व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्कीम्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सृजनात्मकता के बारे में। सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान करने, खोजने के लिए नए ढंग से चिंतन करने, सोचने विचारने में समर्थ बनाती है। और सृजनात्मकता किसी एक व्यक्ति, समूह, जाति तक सीमित नहीं होती, यह सार्वभौमिक होती है। मीन्स कि हम में से सभी कुछ न कुछ हद तक सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये होती है हमारी सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी। तो जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वो है हमारा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, या यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, संकलात्मक वर्गीय चिंतन। तो एक अच्छे शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो हम उसके चिंतन जिस वर्ग में रखेंगे वो है हमारा नगण्य चिंतन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, नगण्य चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अर्धविभाजित, समतुल्यता प्रकार, जांच पुनः जांच पद्धति, वैकल्पिक प्रकार जब शिक्षक। तो एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया और बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षण की जिस विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है वो होता हमारा अर्ध विभाजित। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्ध विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षार्थी से पूछता है शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है। तो शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न है नियंत्रित, आलोचनात्मक, छलात्मक, अप्रासंगिक। तो एक शिक्षक एक स्टूडेंट है, उससे पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है। तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है नियंत्रित। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। यह पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है और अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो पाठ्य पुस्तकों के विषय में जो कथन अनुचित होगा वो है हमारा पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक। तो सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है वो है हमारा सार्वभौमिक शिक्षा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सार्वभौमिक शिक्षा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।